आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदया, मैं अमनदीप और आज मेरी अभिव्यक्ति का विषय है भारत एक महाशक्ति और सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर। अगर हम आजादी के 70 वर्ष बाद पीछे पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक विकास किया है। भारत की छवि आज देश के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में की जा रही है। भारत आज आईटी क्रांति उद्योग में 28 लाख भारतीयों को रोजगार देने में सक्षम हुआ है और यह निवेश 120 अरब डॉलर का है। बात अगर मैं अर्थव्यवस्था की करूं तो विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे भारत देश की है। सैन्य शक्ति में विश्व की चतुर्थ बड़ी सैन्य शक्ति हमारी है और जल थल वायु तीनों सेना में हमने अत्यधिक सुधार किया है। अध्यक्ष महोदया, खाद्यान्न की दृष्टि से सैंपल सर्वे रजिस्ट्रेशन के मुताबिक भारत के पास इतना अनाज है कि अगर विश्व 6 महीने तक भूखा रहे तो हम उसे खाना खिलाने में सक्षम हैं। अध्यक्ष महोदया, इस सदन के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि जब अंतरिक्ष के मामले में भारत को प्रक्षेपित करने के लिए अमेरिका और रूस के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, उस वक्त ये हमारा साथ नहीं देते थे। लेकिन 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना के बाद आज भारत सबसे सस्ते संगठन के रूप में बनकर उभरा है। इसरो ने हाल ही में ही पिछले साल 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। आईटी उत्पाद और सॉफ्टवेयर में हमारे देश के इंजीनियरों का दिमाग का लोहा पूरा दुनिया मानती है। बात अगर मैं करूं संयुक्त राष्ट्र संघ की तो पहले हमारी बातों को दरकिनार कर दिया जाता था, लेकिन आज हमारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुना जाता है और ये इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि भारत की ओर से भी एक नई पहल आए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति का मुद्दा हो, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो। आज अंतर्राष्ट्रीय साठ पर भारत की बात बहुत अच्छी तरीके से सुनी जाती है। अध्यक्ष महोदया, मेक इन इंडिया के तहत 2.7 बिलियन डॉलर के तहत ऑस्ट्रेलिया ने हमसे अभी एक रेलवे मेट्रो इंजन खरीदी है, जो भारत की कुशल कारीगरी का सबसे अच्छा सबूत है। अध्यक्ष महोदया, यदि हमें एक बार पुनः महाशक्ति की ओर अग्रसर होना होगा तो शिक्षा, जो कि हमारे जीवन का आधार है, उस पर हमें बल देना होगा। दूसरी, जातिवाद धर्मवाद से उठकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर भले ही हम विश्व शक्ति महाशक्ति ना बन पाए, लेकिन भारतीय बनकर इस लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद 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 अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरा विषय है स्वच्छता भारत का एक जन अभियान। माननीय, जब दिल्ली के एक सबसे बड़ी घटना सामने आई, जिसमें एक कूड़े का बहुत ही बड़ा पहाड़ का एक छोटा सा अंश टूटकर गिर गया, मेरा प्रश्न यह है कि उस टूटे हुए अंश में 2 से 3 लोग मारे गए। मैं आपका ध्यान 2 से 3 लोग के मरने पर नहीं करना चाहता। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतना बड़ा पहाड़ आया तो आया कहां से आया, तो इसका हटाने का प्रबंध क्यों नहीं किया गया, और वो भी दिल्ली यानी भारत की राजधानी में ही क्यों? दिल्ली यानी भारत की राजधानी, भारत की नहीं परंतु पूरे विश्व की नजर दिल्ली पे होती है, तो दिल्ली को साफ सुथरा रखना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारत के आज भी प्लेटफॉर्मों में गंदगी देखे जाती है। भारत नहीं दिल्ली नहीं परंतु भारत के हर एक कोने में और बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर गंदगी देखी जाती है। इतनी गंदगी देखी जाती है, इसका अर्थ यह निकलता है कि शायद हमने गंदगी के सिवा शायद कुछ किया ही नहीं हो। मैं सबसे ज्यादा इस चीज पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत किया, तो लोगों ने शुरुआत में बहुत ही ज्यादा रुचि लेकर इस चीज में आगे बढ़कर आए, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये कम होते गया, उसके बाद लोगों ने झाड़ू को हाथ लगाना छोड़ दिया। लोगों ने इसकी तरफ से मुंह मोड़ ही लिया। आज भी प्लास्टिक, जहां कहीं भी कूड़ा देखा जाता है, प्लास्टिक की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्लास्टिक को बंद कर देना यह सबसे बड़ा कदम होगा स्वच्छता के लिए? क्या प्लास्टिक को बंद कर देना या ऐसे स्टॉल जो दोना कटोरी या कप
और डिस्पोजल में इस्तेमाल करते हैं, क्या इन पर प्रतिबंध लगा देना सबसे बड़ा कदम होगा? मेरा मत यह है कि इन पर प्रतिबंध लगाना सरासर गलत है, क्योंकि इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो सच में प्लास्टिक के सिवा और कोई अल्टरनेटिव या कोई सब्स्टिट्यूट बचता ही नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी प्रोडक्ट बेचेगी तो किस पे बेचेगी? प्लास्टिक ही एकमात्र जरिया बन चुका है, उसका सच में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहा। माननीय, मैं अपना पूरा विषय जो स्वच्छता पे है, इस विषय का जो जड़ है, मैं ये मानता हूं कि भारत गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और ऐसे अन्य चीज है, इसके कारण अस्वच्छता फैलती है। अमेरिका जैसे देश हो या चाइना जैसे देश हो, ऐसे देश के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो गरीबी में और फिर ऐसे अस्वच्छता में रहते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में डेवलपमेंट ना होने के कारण वो देश और उनके क्षेत्र और भी ज्यादा ऐसे होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। माननीय, भारत में भी 22% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे है, आज भी 6 करोड़ से ज्यादा लोग झोपड़ियों में रहते हैं। माननीय, इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों की गरीबी और अस्वच्छता की ओर ध्यान न देना। धन्यवाद। सुमित साहू, रामानुज कॉलेज बैकुंठपुर से। मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर है स्वच्छता शांति बनाए रखिए। जन आंदोलन। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन, जिसे प्रारंभ किया हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं कि यह जो स्वच्छ भारत मिशन है, यह 2014 से प्रारंभ नहीं हुआ है, इसका केवल नाम बदला है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 1 अप्रैल 1999, जहां की इसको किया गया था ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण। यह कार्यक्रम था जिसे पुनर्गठन करके किया गया स्वच्छ भारत मिशन, जिसको यहां पे TSC द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य भाग था जो इसको कार्य करने का, वो था यहां पर जो भी मेन मुद्दा चल रहा था वो है शौचालय। 2 तरह के यहां पर कार्य किए गए, एक शहरी क्षेत्र में और एक ग्रामीण क्षेत्र में। मित्रों, मैं आप लोगों से यह जानना चाहूंगा, मैं पक्ष और विपक्ष तो यहां पर नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से बस इतना जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां अभी भी शौचालय बन चुके हैं। केवल यहां पे आंकड़ों में तो दर्शा दिया जाता है कि इतने शौचालय बन गए हैं और इतने। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से आप सभी लोगों से कि अगर यहां पर शौचालय बने हैं तो क्या वह शौचालय सही तरीके से उसका प्रयोग करने लायक है, या केवल आंकड़ों में या केवल बजट में यहां पर रख दिया गया था। और यहां पे जो शहरी क्षेत्र में आया था नगर पालिका नगर निगम, इसका कार्य भी होता है स्वच्छ भारत में स्वच्छता को अपने जो इकाइयां उनकी आती हैं वहां पर स्वच्छ भारत अभियान को चलाना। एक बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई जाती है। यहां पर एक चलाया जाता है गाड़ी, एक ट्रक चलाया जा रहा है, छोटी सी वैन चलाई जा रही है, जिसमें जो यहां पर गंदगी है या जो भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स है उनको ले जा करके उनका छटनी किया जाता है, उसको अलग करके यहाँ पे और कार्य कराया जाता है कि किसका हम प्रयोग कर सकते हैं और किसका प्रयोग नहीं कर सकते। मैं आपके इस सदन के माध्यम से एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम यूथ को, हम किसी और को नहीं बोलते, हम किसी और को नहीं बोलते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मिले या MLA जी हमारे साथ मिले। मैं बोलना चाहूंगा हमारे साथ एक आम जनता, हमारे जो यूथ है वो मिले इस स्वच्छ भारत मिशन को कि हमें स्वच्छता बनाना है। और जहां तक मुझे पता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर जाना जाता है यूथ के लिए तो हमारा भारत देश है जो सबसे ज्यादा यूथ के लिए जाना जाता है। और हम यूथ को मिल करके यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन की मुहिम चलानी जाएगी, जिसके तहत यहाँ पे जितने भी हमें अगर गंदगी दिख रहा है किसी का भी, तो उसका जाकर के नगर पालिका नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन जैसे न जाने कितने ही इकाइयां आवंटित हैं, जिन पर जाकर के हमें वहां पे एक आवेदन देना पड़ेगा। और अगर आवेदन भी नहीं हो रहा तो एक ग्रुप बना करके, एक टीम बना करके हमें वहां पे काम करना होगा। इसी तरीके से बहुत सारे हमें कार्य करने होंगे। धन्यवाद। जूरी मेंबर्स, रिस्पेक्टेड स्पीकर एंड द हाउस, नमस्कार। मेरा नाम प्रांजलि यादव है and I am going to speak on the topic India at threshold of becoming a superpower. What exactly a superpower is? A nation with a dominant position in the international politics and can exert influence on a global scale. हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल की कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत लिखते जाऊंगा, गीत लिखते जाऊंगा।
These very lines show the ideology and culture of our country. That is, we never give up and we do not indulge in any other country's dispute. But we are the most sensible, responsible and neutral country in the world community. With the world's 5th largest military expenditure, 3rd largest armed forces and 2nd most important armed force nations and 3rd most economy in the world in terms of power purchasing parity. India is a regional power, a nuclear power, a global power and a potential superpower. India is playing a great role in international influence and a prominent voice in global affairs. India is a new industrialized country and because of this it has collaborations with many other countries. It is a founder member of United Nations and many international organizations like New Asian Development Bank and BRICS Bank and G20 Summit and founder of Non-Aligned Movement. It is also playing a key role in other organizations like East Asia Summit and IBSA Forum, Dialogue Forum, one of the most important forums, Shanghai Corporation. So India is also seeking currently a permanent membership in United Nations Security Council. These all potential of India can be fulfilled and achieved only if we utilize the essential power, and that is youth power. 65% of our people in India are below age of 35. We should utilize this youth power, and this is the factor which makes us different from other countries. China, US, both have greater economy, military power, but they don't have such a youth population. And the most important thing we need to overcome in this is the corruption in government and many other challenges like sweeping nepotism and the public officials which are doing the corruption. So, एक बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग है, कोई देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है. We, the citizens of India, need to make our country perfect. हमें अपने देश के प्रति जागरूक होकर इसे ठीक करना होगा, सुधारना होगा. With these lines, I would like to thank respected jury members for patience listening and the House. Thank you. आप सभी को सादर वंदे मातरम. एक काले नाग के काटने से एक व्यक्ति के मर जाने की फुल प्रूफ गारंटी रहती है, उसके बाद भी उस नाग को गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके जीवन की लंबे कामना करते हैं. ये है हमारी भारत देश. सन 1998 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा था कि सन 2020 तक भारत विश्व गुरु कहलाने योग्य हो जाएगा, और आज हम देख रहे हैं कि वो उनकी जुबानी आज भारत को अग्रसर ले जाते हुए दिखाई जा रही है. किसी भी देश को अग्रसर बनाने के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी जीडीपी. सन 2002 में भारत की जीडीपी 500 मिलियन थी और आज अगर देखा जाए तो भारत की जीडीपी $2250 मिलियन हो गई है. किसी भी देश का दूसरा अहम हिस्सा होता है उसे सबसे अग्रिम शक्तिशाली बनाने में, वह होती है उस देश की मिलिट्री. और निश्चित ही यह कहा जा सकता है कि विश्व में चौथी सबसे शक्तिशाली भारत की मिलिट्री है, जो भारत को प्रथम अग्रसर बनाने की ओर अग्रिम अपनी भूमिका निभाती है. वहीं दूसरी ओर कहा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां विदेशों से लोग आकर के वृंदावन मथुरा में जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे का भजन करते हैं. यहां से अपने देशों में जाकर के वो ये बताते हैं कि भारत की संस्कृति क्या है. किसी भी देश को सुपर पावर बनाने के लिए केवल आर्थिक विकास ही संभव नहीं है. अगर किसी देश को सुपर पावर बनाना है तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चारों ओर विकास जरूरी है, जो भारत को एक नई दिशा में, एक अग्रिम भूमिका में, एक अग्रसर भारत की ओर ले चल रही है. सन 2017 में देखा जाए तो भारतीय सेनाओं ने सबसे अधिक मात्रा में हथियार खरीदे थे, जिसे देखकर के बाकी देशों के होश उड़ गए थे कि कहने लगे सिर्फ भारत देश ही नहीं अपितु सारी दुनिया कहती है कि भारत 2030 तक विश्व गुरु बन जाएगा. और वही दूसरी देश कहना है कि भारत की आर्थिक इकोनॉमिक्स यूएसए से कुछ ही दशकों में आगे चला जाएगा. एशिया में चीन से कदम ताल मिलाते हुए भारत अपनी अग्रसर होने की ओर ललायित है और भारत चाहती है कि वो जल्द से जल्द अग्रसर हो.
भारत में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी के लोग रहते हैं और भारत देश युवा की बल शक्तिशाली से आज अग्रसर हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में भारत ने बहुत ही बड़ी हासिल की है। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसके सीईओ भारत के ही हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं गूगल के सीईओ जो भारत के ही हैं और वर्तमान में भारत की जो नागरिक रही थी अभी अमेरिका की नागरिक है, वह अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली है। यह है हमारी भारत की उपलब्धि। सन 2014 में मंगलयान का मंगल ग्रह पर प्रवेश करना एक ही दशकों में यह भारत की उपलब्धि थी। बाकी देशों ने कई साल लगा दिए थे मंगल ग्रह पर चलने के लिए। आप सभी को सादर वंदे मातरम। धन्यवाद। इस सदन में उपस्थित अध्यक्ष सामने नवीन भारत की युवा भविष्य सभी सदस्यगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मेरा विषय है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कहीं न कहीं भारत देश की प्रभुत्व और अखंडता को नींव में रखने के लिए एक अस्तित्व कायम करता है। भारत देश की अखंडता को बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया ही नहीं पूरे विश्व पटल पर डिजिटल इंडिया एक मैसेज देता है। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि आज के युवा, आज के समय में, आज के भविष्य में हमको सबसे बड़ा चीज होता है हमारा समय, हमारा अमूल्य होता है। अब इसी समय को आगे बढ़ाने के लिए, अब इसी समय को आगे निर्वहन करने के लिए हमारा डिजिटल इंडिया प्रमुखता से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जब रक्षा की बात आती है तो वैज्ञानिक की बात आती है, कहीं न कहीं हम अमेरिका, चीन और जापान के देशों से पीछा हुआ करते थे। अब इसलिए पीछा करने की कोशिश करते थे और पीछे रह जाते थे क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन और डिजिटल के क्षेत्र में कहीं न कहीं हम पीछे थे। अब इसी पीछे गए चक्कर में हमने रक्षा क्षेत्र में सौदा करने के लिए किसी टेक्नीशियन को, किसी सैटेलाइट को हमने लॉन्च करने से पहले हम अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों से हम सहायता प्रदान करते थे और सहायता मांगने के बाद अपने इस सैटेलाइट को लॉन्च करते थे। लेकिन आज के समय में डिजिटल इंडिया 2 जुलाई 2015 के बाद से लेकर आज तक के सैटेलाइट क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया ने अपने विशाल कायम को प्रभुत्व को कायम किया है। कहते हैं कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से, और किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत साथ जरूर देती है। तो किसी डिजिटल इंडिया के माध्यम से कहीं न कहीं किसी की काबिलियत को निखारने का प्रयास किया है डिजिटल इंडिया। शिक्षा के रोजगार को, स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया है शिक्षा इंडिया। कार्यालय में फाइलों में पड़े धूल लगते हुए फाइलों को, कागज को समेटने का कार्य किया है डिजिटल इंडिया। कैश के माध्यम से बैंकों में लंबी लाइनें, कतारों को हटाने का कार्य किया है डिजिटल इंडिया। और इसी डिजिटल इंडिया के माध्यम से न जाने हम सुदूर वनांचल क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो पिछले जमाने या पिछले समय में हम डिजिटलाइजेशन की कमी की वजह से कहीं न कहीं हम अपने आप को खोते जा रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र हो या रोजगार के क्षेत्र हो, लेकिन डिजिटल इंडिया आने की वजह से हमको रोजगार के साथ साथ ही हमको शिक्षा मिला है, हमको रोजगार मिला है। अपने साधन को, संसाधन को बढ़ाने का प्रयास का एक उचित समाधान मिला है। कहते हैं कि समझाते समझाते माथे की नस बुझाती है और आंखों के नीचे पड़ी झाइयां काली सी पड़ जाती हैं। जब जीवन का सारा उल्लास मुझे मक्कारी लगता है तभी ऐसे योजनाओं को नकार देना मेरे खुद से गद्दारी लगता है। तो कहीं कहीं हमको इस डिजिटल इंडिया को हमको अपनाने की आवश्यकता है। और सुदूर वनांचल ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात किया जाए तो पुराने जमाने में जब चलते चलते किसी के बीमारी की वजह से या किसी रोकथाम की वजह से, संसाधन और साधन न पहुंचने की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन डिजिटल इंडिया आ जाने की वजह से हमको एक फोन के माध्यम से या एक संसाधन के माध्यम से, टेक्नीशियन के माध्यम से हम डिजिटल इंडिया को कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बच्ची थी जो सामने में बैठना चाहती थी, इस सदन में बैठना चाहती थी और इस सदन का प्रमुख सदस्य बनना चाहती थी, लेकिन उसको कोख में ही मार दिया जाता है। इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उनके पास साधन और साधन की कमी की वजह से वो अस्पताल नहीं पहुंच पाती और कोख में ही दम तोड़ देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Madam Speaker, through you, I would like to address the House on the topic Digital India, Bridging the Urban-Rural Divide. It is believed that India lives in its villages, and it is certainly true because 69% of the India's population lives in 6 lakh villages spread across the country. And still, after 72 years of independence, what needs to be figured out is how the gap between the Bharat and the India can be bridged. India's Richard Verma said on ASEAN's 7th Annual Summit on Cyber and Security that every time the country increases its internet penetration by 10%, the rate of its economic growth increases by 2%. Keeping that in mind, it has been found that internet penetration in India in the urban areas
was 65% as observed on December 2017, while the same was just 20% in the rural areas. The huge gap of 45%, and that needs to be bridged. The center's ambitious Digital India program is facing number of challenges, maybe due to lack of policies or because of infrastructure facilities. The government is still not able to achieve the last mile connectivity in the remote areas because of the non-installation of the mobile towers, which is a very basic thing for the mobile connectivity. And the very important thing is privacy laws in India. It needs to be accepted that India remains extremely vulnerable to the privacy laws and the cyber attacks in India. It has no laws to curb the cyber attacks which is being faced by the people. So the solution to this problem comes as the financial transaction apps like the Bheem or the Paytm or the Tez, which we have now, should be available to us in the easiest way as possible. Take the example of the Paytm because it has been accepted by most of the people in our country. As it was going to be accepted by the other corners of the world, suddenly came the KYC. We found that the KYC is still not understood by the urban area people, that how to go through it. So how we can expect the rural areas to accept that thing? So in that case, in-person connectivity needs to be provided in the rural areas, because if we display the posters, that does not prove useful to them because they are illiterate. And second thing we are doing is digital promotions. So that is being done through mobile or televisions. So the rural area people do not have access to it. So in-person communication need to be made in the rural areas so that they can understand how these things can be used. And now this in-person communication can be done by taking help of us. As many of us are paralegal volunteers or are committed to NSS services, so government can take help of us. So in our holidays or whenever we have time, we can provide at least primary education to these rural people. And the second thing which may sound unrealistic to most of you as now is we can develop an app which can initiate financial transaction without the use of the internet. As most of us understand digital as something related to internet only, but that is something related to technical and electronic devices. As India is a very beautiful country, but we experience sudden climatic changes. Mobile connection get disrupted or telephone cables are not available. So in that case, how we will do the financial transactions? So let's believe in the wonders of science or as artificial intelligence that has now come to us, that we should develop an app that would initiate financial transaction without the use of internet also. Thank you. रेस्पेक्टेड मैडम स्पीकर, यहाँ पर उपस्थित समस्त युवा सांसद, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, मेरा विषय है स्वच्छता भारत का एक जन अभियान। अभी साथीगणों ने स्वच्छता के बारे में जितना भी कुछ कहा उनका मैं सम्मान करता हूँ और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, स्वच्छता का सपना गांधी जी ने देखा था, सभी सरकारों ने इस पर प्रयास किया, ध्यान दिया, लेकिन इसको क्रांतिकारी रूप देने का जो है काम है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया। आज हम शहर से लेकर गांव तक एक ही गीत सहज और आकर्षक बना है, वह है स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से वादा कर लिया हमने। ये गीत जो है भारतीय जनमानसों के अंदर जो है एक स्वच्छता के प्रति भाव को ला रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं स्वच्छता से पहले स्वच्छता हमारी जीवन शैली का हिस्सा नहीं था। हम सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग करने की हमें जानकारी नहीं थी। लोगों में स्वच्छता के प्रति दायित्वबोध का अभाव था। स्वच्छता जो है निम्न वर्गों की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। स्वच्छता जो है सरकार की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। लेकिन हम आज के समय में देखते हैं कि आम नागरिक से लेकर एक कलाकार, देश के हर नागरिक इस पर स्वच्छता पर बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। हम हमारे छत्तीसगढ़ की स्वच्छता दूत कुंवर बाई को नहीं भूल सकते, जिन्होंने अपने 8 से 10 बकरियों को बेचकर शौचालय का निर्माण कराया था। हम अंबिकापुर के मणिकंचन केंद्र को नहीं भूल सकते, जिसको पूरे देश के राज्यों ने प्रभावी रूप से लागू करने का आश्वासन दिया है। हम जो है अक्षय कुमार जी का टॉयलेट एक प्रेम कथा मोई को नहीं भूल सकते, जिन्होंने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया था। लेकिन क्या हम वर्तमान समय में बात करें कि स्वच्छता एक जन अभियान बन चुका है? नहीं, हम अभी भी मानसिक, शारीरिक, संस्थागत और सामुदायिक स्तर पर अभी भी हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है, लोग शौचालय तो नियमित रूप से निर्माण करवा देते हैं, लेकिन उसका नियमित रूप से उपयोग नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर स्वच्छ भारत अभियान को हम जन अभियान के रूप में देना होगा तो हमको निम्न बिंदु पर काम करना आवश्यक होगा। पहला
कि नुक्कड़ माध्यम से, मीडिया प्रचार के माध्यम से हमको एक स्वच्छता भारत अभियान को सामाजिक आंदोलन देना होगा। दूसरा, प्राइमरी स्तर से लेकर हायर एजुकेशन को, स्वच्छता को हमारे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य होना चाहिए। हमको 3R को अपनाना पड़ेगा, रिसाइकलिंग, रिड्यूस और रीयूज। हमको एक गांव से लेकर शहर स्तर तक एक स्वच्छता समूह बनाने पड़ेंगे, महिला वर्ग, वृद्धा वर्ग और युवा वर्ग, जो लोगों को जाकर स्वच्छता के लिए प्रशिक्षित, प्रोत्साहित और पुरस्कृत करेंगे। हमको एक कड़े नियम कानून बनाने पड़ेंगे स्वच्छता के लिए। जैसे अभी आप लोगों ने कप को इधर उधर फेंक दिया है, अगर यहाँ पर कड़ा नियम रहता तो आप देख के साइड में भी डाल सकते थे। सबसे पहले हमको जातिवाद, लिंग भेद जैसे कटु प्रतिस्पर्धा को खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद इस सदन में बोलने का मौका दिया। मेरा विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव, एक सुशासन के लिए आवश्यक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अभिमत है या मेरा मानना है कि कोई भी चुनाव प्रक्रिया इस बात को कभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकती कि उस प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित होने वाले सरकार सुशासन स्थापित करेंगे, क्योंकि यह सुशासन निर्भर करता है उस सरकार के कार्य पद्धति, नीति नियम और उसके नियत पर। कोई प्रक्रिया इस बात को कभी सुनिश्चित नहीं कर पाएगी कि उस प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित या बने हुए सरकार एक सुशासन होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में इस विषय पर और भी कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे, मेरे युवा सांसद भाइयों ने, मैं उसी पर कुछ बात कहना चाहूंगा। एक किसी ने यह कहा कि अनुच्छेद 85, 174, 352, 356 पे संशोधन किया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन अनुच्छेदों का निर्माण क्यों किया, इन अनुच्छेदों में जो विषय लाए गए हैं वो क्या है। इन अनुच्छेदों को लाने का एकमात्र उद्देश्य था कि जो शासन है वो निरंकुश ना हो सके, वो तानाशाह ना हो सके। यदि इन अनुच्छेदों को हटा दिया जाएगा तो एक तानाशाह तो नहीं रहेगा, लेकिन समय समय पर हमारे पास कई तानाशाह आ सकते हैं जो एक बार चुनेंगे, उसके बाद एक निश्चित समय के लिए मनमाने तरीके से काम करेंगे। साथ ही खर्चों को लेकर बहुत ही यहाँ पर बात किया जा रहा था कि एक साथ चुनाव कराने पर खर्च बहुत कम होगा। अभी हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया था जो सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव का था कि यदि इन दोनों चुनाव को एक साथ कराएं तो 84,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे सिर्फ ईवीएम पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये तक अभी तक नहीं मालूम कि पंचायती राज चुनाव में आज भी ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। यदि इन सभी आंकड़ों को देखा जाए, पंचायती राज चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को भी एक इसमें शामिल किया जाए तो यह खर्च और भी बढ़ जाएगा। साथ ही जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं वह सिर्फ लोकसभा और विधानसभा को चुनाव को एक करने की बात करते हैं, नगरीय निकाय पंचायती राज चुनाव को नहीं। तो क्या यह शाब्दिक अर्थ में यह कहना सही होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव है? क्योंकि एक राष्ट्र का एक चुनाव का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक राष्ट्र में केवल एक ही बार चुनाव, और आप सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक करने की बात कर रहे हैं। पंचायती राज और नगरीय निकाय, मंडी चुनाव जैसे चुनाव को आप लोग शामिल नहीं कर रहे हैं, जो अगर शामिल नहीं कर रहे हैं, और इन्हें शामिल नहीं करना इस विषय की सार्थकता को साबित नहीं करता है, इसके शाब्दिक अर्थ को पूर्ण नहीं करता है। धन्यवाद। स्पीकर मैडम, इस गणराज्य के स्थापना के बाद मैं उस पहली पीढ़ी का हूं जिसे यह विश्वास हुआ है कि हम समूचे विश्व की दशा एवं दिशा दोनों का निर्धारण कर सकते हैं। आज से 80 साल पहले जो एक असंभव राष्ट्र आज संभावनाओं का राष्ट्र बन चुका है। एक और जहां अमेरिका ने ट्रेड वॉर छेड़ रखी है, जिसके प्रकोप में सारा विश्व है। चीन आधुनिक उपनिवेश बनाता जा रहा है, अराजक हो चुका है पूरे विश्व का माहौल, और ऐसे माहौल में पूरे विश्व का उचित मार्ग किसी कोई दिखा सकता है तो वो है भारत। शक्ति की शक्ति ही कद्र करती है। सैन्य प्रभुत्व का स्थान आर्थिक प्रभुत्व ने ले लिया है। अब आर्थिक प्रभुत्व किसी राष्ट्र का किसी अन्य राष्ट्र पर उतना ही घृणास्पद है जो आज से 50 वर्ष पूर्व सैन्य प्रभुत्व का था।
हमारी मूल शक्ति प्रौद्योगिकी में छिपी है। जो 125 करोड़ की जनसंख्या है वो मेरी नजरों में सबसे डायनेमिक मार्केट है जिसका हमें दोहन करना पड़ेगा। अब इसका दोहन हम कर सकते हैं और ये व्यवहारिक भी है। जापान संसाधन विहीनों के ये काम किया है। अब पूरे राष्ट्र में कर की दरें एक समान है। आज इस सदन में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, क्यों ना हम यूनिफॉर्म लेबर लॉ की बात करें। हम ऐसा क्या करें जिससे भूमि अधिकार इतना आसान हो जाए जितना आसान शेयर्स खरीदना हो जाए। इन दोनों मुद्दों को हम जब तक सोचेंगे नहीं, इनका निवारण नहीं करेंगे, मेक इन इंडिया का नाम नहीं होगा और हर हाथ में काम नहीं होगा। हमेशा से हमारे अंदर दूरदर्शिता की कमी रही है। मिसाल के तौर पर जब हमें आजादी मिली उस समय अमेरिका के बाद भारत में डिफेंस इक्विपमेंट बिल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी पूरे विश्व में। हमारे पास 32 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी। अमेरिका के विमान यहां सर्विसिंग के लिए आते थे, लेकिन हमने आगामी रक्षा बाजार का माफ कीजिएगा, हमने आगामी रक्षा बाजार का आकलन नहीं किया, जिसके कारण हम सबसे बड़े आयातक हैं। हम टेक्नोलॉजिकली कभी किसी से पीछे नहीं रहे, लेकिन हम सुपरसोनिक मिसाइल तो बनाते हैं, लेकिन 9 mm की पिस्टल जो पुलिस में रखते हैं उसे चेकोस्लोवाकिया से इंपोर्ट करते हैं। अंत में समय की मर्यादा है अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इस देश को आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति की जरूरत है। राजनीतिक कदम हमें ऐसे उठाने होंगे जिसका तत्काल प्रभाव मिले ना मिले, लेकिन दीर्घकालीन प्रभाव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरे हैं, लेकिन हमने जब विचारों को कम से ज्यादा महत्व दिया है तब तक हमारी सीमाएं छोटी होती गई है। मैं अंत में मैं आखिरी एक ही वाणी बोलना चाहूंगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसे तिरस्कृत कर दीजिए, लेकिन जब मैटर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट होगा तो हमेशा पाला उसके पाले में गिरेगा जो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए जो कंधार से कन्याकुमारी की सीमा रेखा थी देश की, अब वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो चुकी है। धन्यवाद स्पीकर मैडम। हाँ, प्रीति वैष्णव। साथियों, आज देश में चुनाव का माहौल है और आज के इस युवा की पीढ़ी और आज के इस मतदाताओं के कंधे पर एक कमान के रूप में एक जिम्मेदारियां हैं कि हमें एक सशक्त लोकतंत्र, एक सशक्त प्रजातंत्र का निर्माण करना है। आदरणीय अध्यक्ष मैम, निर्णायक गण और मेरे प्रतिद्वंदी साथियों, आज के इस लोकसभा संसद मेरा विषय है कि एक देश और एक निर्वाचन सुशासन के लिए आवश्यक है, जिसके विषय में आप लोगों के बीच में मैं अपने शब्द उद्बोधित करने जा रही हूं। गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी। भारत देश एक राष्ट्र, एक ऐसा देश है, एक ऐसा प्रजातंत्र है जो पूर्ण रूप से यहाँ के जनतंत्र पर अधीन है, जहाँ पे जनता के लिए जनता पर और जनता द्वारा किया गया शासन लागू होता है और जनता को ये मत दिया जाता है, उनको ये अधिकार प्रदान की जाती है कि आप अपने अधिकार के माध्यम से आप एक ऐसे राजनीतिक पार्टी, एक ऐसे उम्मीदवार को चुने जो इस देश के इस भविष्य का निर्माण कर सके। और अगर मैं आज के दशक के एक पीछे कड़ी की बात करूं, 19वीं सदी की, तो वहां पे एक शासन प्रणाली व्याप्त थी, एक तानाशाही, डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद प्रवृत्ति, जिसको आप सभी जानते हैं, जहां पर आपके भावनाओं को दबा के सिर्फ आप पर एक शासन किया जाता था, जिसको भारत की इतनी आजादी के बाद हमारे देश के महापुरुषों ने इन सब को छोड़कर एक संविधान को लागू किया, जिसमें कहा कि आप अपने मूल्यों, अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए आप एक ऐसे प्रजातंत्र को चुने जो आपके द्वारा चुना गया राजनीतिक पार्टी का सदस्य या नेता आपके बीच आए और इस देश का निर्वहन कर सके। उन्होंने, इस संविधान ने आपको मौका दिया कि आप एक निर्वाचन प्रणाली में सम्मिलित हो और अपनी भूमिकाएं अदा करें ताकि एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण कर सके। लेकिन माननीय अध्यक्षा जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे इस मंच में खड़े होकर बहुत ही एक विडंबना का अनुभव हुआ कि यहाँ के कुछ युवा ही इस बात के लिए साथ देने के लिए तैयार नहीं। वे ये चाहते हैं कि इलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा मानना है माननीय महोदया जी, मैं किसी विधानसभा लोकसभा की बात नहीं करती, मैं एक युवा हूँ और मैं बात करती हूँ एक छात्र संघ चुनाव की। एक छात्र संघ चुनाव में हम किसी अध्यक्ष को, एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अध्यक्ष को चुनते हैं। अगर हमको आज यूनिवर्सिटी में किसी परेशानी होती है, मैंने देखा है आज मुझे एनुअल का फॉर्म भरना होता है, लेकिन एक दिन पहले मेरा रिजल्ट घोषित होता है,
तो मैं क्या डिसीजन लूं कि मुझे फॉर्म में कब भरूं। और मेरी एक इंजीनियरिंग की छात्रा जिसने पूरे मार्क्स के उन्होंने अपने मार्कशीट में पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं लेकिन उनको नंबर नहीं मिलते, तो क्या मैं उसका कंप्लेन लेके प्रधानमंत्री के पास जाऊं? मेरा यह मानना है अध्यक्ष महोदय जी कि इस देश के हर उस कोने में ये आवश्यकता है चुनाव की, ताकि हम अपनी बात उस क्षेत्र के व्यक्ति को बता सके, उस फील्ड के व्यक्ति को बता सके जिससे हमने चुनाव जिताया है, और अपनी बात को रखने के लिए उसके पास हमारे पास एक अधिकार हो। मैं यही बात कहना चाहूंगी। धन्यवाद। समस्त जूरी मेंबर्स एवं समस्त सदन श्रोतागण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अध्यक्ष महोदया, मुझे स्वच्छता भारत का एक जन अभियान विषय पर अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान करें। अध्यक्ष महोदया, मैं सर्वप्रथम केंद्र शासन को धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने स्वच्छता अभियान की मुहिम हमारे देश में रखी। अध्यक्ष महोदया, स्वच्छता का सपना हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी का था। उन्होंने नारा दिया क्विट इंडिया और क्लीन इंडिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत को तो आजादी मिल गई, किंतु महात्मा गांधी का स्वच्छता का सपना अभी भी साकार नहीं हो पाया है, वह अभी भी अधूरा रह गया है। अध्यक्ष महोदया, हमारा देश भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि वह कभी किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, किंतु स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने की वजह से हमारे देश का वैभव कम होने लगा है। यहाँ अनेक प्रकार की बीमारियों ने जन्म ले लिया है, जैसे डेंगू, अस्थमा, मलेरिया, हैजा, दिल से जुड़ी बीमारियां आदि फैल गई हैं। इन सबको दूर करने के लिए स्वच्छता एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। अध्यक्ष महोदया, मैं स्वच्छ भारत अभियान के मिशन के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदया, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति तथा खुले में शौच को बंद करना है। इस हेतु डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। कचरा रखने के लिए सभी घरों में हरी तथा नीली डस्टबिन रखी जाती है, जिसमें क्रमशः सूखे और गीले कचरे को रखा जाता है। अध्यक्ष महोदया, स्वच्छता हेतु हमारे सभी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी अपना योगदान दिया है। शौचालय निर्माण पर आधारित एक फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा भी बनी, जिसमें अक्षय कुमार तथा भूमि पेडनेकर ने खुले में शौच से होने वाली बीमारियों तथा घर में शौचालय निर्माण का संदेश दिया है। अध्यक्ष महोदया, मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में सफाई के मामले में देश का तीसरा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन गया है, और अंबिकापुर पहला ऐसा शहर है जहां कचरा बिकता है। अध्यक्ष महोदया, मैं स्वच्छता की बात करती हूँ कि स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। इसके लिए केवल सरकार नहीं, अपितु हर एक नागरिक को आगे चलकर हिस्सा लेना है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रयत्न करना है। गंदगी एक महामारी है और हम सबको मिलकर इस गंदगी नामक बीमारी को, महामारी को उखाड़ कर फेंकना है। अध्यक्ष महोदया, मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ कि गंदगी बीमारी फैलाती है, गंदगी बीमारियां फैलाती है तो सफाई अच्छे विचार, गंदगी बीमारियां फैलाती है तो सफाई अच्छे विचार। स्वच्छता जरूरी है समाज में, स्वच्छता जरूरी है समाज में, ये तू सोचना मेरे यार, ये तू सोचना मेरे यार। धन्यवाद। उपस्थित सदन, आप सभी के चरणों में रुचि शर्मा का सशक्त नमन। भारत की जिन भाषाओं में मुझे अभिवादन आता है, उन सभी भाषाओं में मेरे युवा साथियों को मेरा प्रणाम है। स्वच्छ तन हो, स्वच्छ मन हो, स्वच्छ ही धरा रहे, स्वच्छ पावन बने हमारा, स्वच्छ वसुंधरा रहे। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। बापू का यही है सपना, स्वच्छ सुंदर हो भारत अपना। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपिता के सपना नहीं रही, अब वह साकार तको हुआ थे, और वो सपना ना साकार करा थे हमारे देश के यशस्वी तेजस्वी ऊर्जावान माननीय नरेंद्र मोदी जी। हाँ, गांधी जी से जब अंतिम समय में पूछा गया कि आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने बस यही कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। महात्मा गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा का संदेश जितना अत्यधिक महत्वपूर्ण था, उससे ही अत्यधिक महत्वपूर्ण संदेश था स्वच्छता का। लेकिन देखा जाता है कि सत्य अहिंसा का नारा तो गूंजने लगा, लेकिन स्वच्छता का संदेश गुम हो चुका था। धीमी धीमी गति से उसकी ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन 2 अक्टूबर सन 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हाँ स्वच्छ भारत अभियान में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 145वें जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया और कहा कि सन 2019 में
जीतेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हाँ पेन और कुर्सी तक सीमित नहीं रही। जब समय आई स्वच्छता के तब हाथ मां खुदारी रापा तको लेके एक स्वच्छता मां एक कदम बढ़ उठी और दूसरा कदम हमारे युवा भाई मन के रहीस। एरा देख के कई मन तो कही ए राजनीतिक पहल हो चाल है, मगर इसी बात को लेकर यह चाल ही सही दिखावा ही सही लोग जागरूक तो हुए। कई आदर्श पुरुषों ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। फिल्मी सितारे से लेकर जमीनी स्तर के लोगों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। स्वच्छता का अभियान यही मुख्य उद्देश्य था कि आज मैं अपने युवा साथियों से मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर स्वच्छता के लिए जागरूक होना आवश्यकता है। हमारा भारत तो इतना जागरूक है और किस प्रकार जागरूक करोगे। हमारे छत्तीसगढ़ की मैं बात करना चाहती हूँ, एक महिला अपनी बकरी बेचकर गांव में शौचालय बनवाती है, जागरूक नहीं है। एक महिला जो रहती है अपने घर में शौचालय न होने पर साथी को तोड़ देती है, क्या ये जागरूक नहीं है? यही तो जागरूक है मेरे भाइयों। और कितना जागरूक होना चाहते हो? जागरूक होना है तो अपने बस दिमाग आंख से जागरूक नहीं, अपने मन से जागरूक होइए आप। सरकार इतनी सारी हमारे लिए योजना चला रही है, इतनी सारी अनेकों योजना, मगर हम यह कहते हैं कि सरकार की योजना है इसमें हम अपनी आम भूमिका क्यों नहीं निभा रहे? सरकार ने हमारे डस्टबिन की सुविधा दी है मगर हम डस्टबिन में नहीं डालते। इतने ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, वंदे मातरम। अगला सेशन चालू करते हैं, तो आकांक्षा मिश्रा प्लीज। शिव की शक्ति, मीरा की भक्ति, गणेश की सिद्धि, चाणक्य की बुद्धि, सरस्वती का ज्ञान, बुद्ध का ध्यान, महावीर का त्याग, कर्ण का दान, राम की मर्यादा, कृष्ण का वादा, ओशो का दर्शन और कलाम जी का समर्पण हमारे भारत के इतिहास को स्वर्णिम और शक्तिशाली बनाता है। भारत महाशक्ति की ओर अग्रसर पर अपना मत रखना चाहूंगी। ये बात थी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों की। अगर मैं बात करूं वर्तमान परिदृश्य और आंकड़ों की, तो हम पाते हैं कि विश्व का विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति एवं इस्पात उत्पादक देश भारत, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी क्रय शक्ति का स्वामित्व भारत, विश्व की चौथी सबसे आकर्षक निवेशक पर्यावरण क्षेत्र का स्वामित्व भारत, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2020 तक पहुंचता भारत। ये चरितार्थ करता है कि हमारे युवा रहते रहते हमारा ये युवा न केवल महाशक्तिशाली बनेगा अपितु विश्व गुरु भी कहलाएगा। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक स्थिरता, विविधता में एकता, साहित्यिक संपन्नता, धर्म सत्ता, कृषि महत्ता और वसुधैव कुटुंब से लेकर आपदा काल कमजोर हमारी देश की ताकत है। जब बाजार में शक्ति ढूंढ रहे हैं तो हम आपसी प्यार हैं, जहां वो व्यापार में शक्ति ढूंढ रहे हैं तो हम आज भी संयुक्त यहाँ तक कि जितने खर्च में उनकी फिल्म पर्दों पर आती है उससे कम लागत में इसरो द्वारा मंगलयान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दी जाती है, जो इस बात की गवाही देता है कि भारत न केवल मंगल में जीवन अपितु जीवन में भी मंगल ढूंढने की कवायद रखता है। महाकाव्य में कहा गया है कि अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि सर्व जगदिदम खलु ब्रह्म, अर्थात मैं भी शक्तिशाली, तुम भी शक्तिशाली है, पूरा विश्व शक्तिशाली, बस जरूरत है केवल और केवल चारण की। हमारे देश की आधी आबादी यानी या कह सकते हैं कि पूरी आबादी का अस्तित्व है महिलाएं। वो महिलाएं जो 1857 की क्रांति में जेवर के बदले अस्त्र हाथों में लेकर अंग्रेजों को क्रांतिकारी तेवर दिखाए थे, वो महिलाएं जो 1947 में दीवारें फाड़ कर दहलीज लांघ कर आंदोलन में कूदी थी। अगर और आज तक आर्थिक दृष्टि से जिस आबादी को मृत समझा जाता था वो वर्तमान में 25% भागीदारी दे रहा है और आने वाले दिनों में 37% होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हम जहां 18वीं और 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, तो निश्चित तौर पर 21वीं सदी केवल और केवल भारत की होगी। जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा
और जो रोशनी बांटेगा इस जहां में वो आफताब भी इसी सरजमी से निकलेगा। मेरी वाणी पर जरूर कीजिएगा विचार। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। नमस्कार। हम अंगुल काटकर ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं। हम अंगुल काटकर ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं। बचपन तक हम अक्सर शौर्य समर्पित करते हैं। शमशीरों के हम अंगुल काटकर और दस्तखत इस मिट्टी का जब समूचे आसमान पर, तो ये गंदा धब्बा कैसे मेरे हिंदुस्तान पर, और तो ये गंदगी का धब्बा कैसे मेरे हिंदुस्तान पे। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आज स्वच्छता एक जन अभियान के विषय पर अपने विचार रखना चाहूंगा। विश्व के विकसित देशों की बात करें तो उन्होंने एक मानक तैयार किया है जहां स्वच्छता एक अहम स्थान है। और भारत जैसे विकासशील देशों की बात करें तो मुझे लगता है कि ये मानकों को कहीं ना कहीं पा नहीं पा रहे हैं, चूक जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों को यदि हम पलटा दें तो हम देखेंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में अमेरिका और लंदन में भी गंदगी फैली हुई थी। तब वहां स्वच्छता का सिद्धांत लागू किया गया। स्वच्छता सिद्धांत लागू करने के बाद वहां गंदगी को पाप तो स्वच्छता को एक ईश्वरीय गुण समझा गया। और आज का अमेरिका लंदन हम देख सकते हैं। प्रदूषण बोर्ड के अनुसार 6 करोड़ टन कचरा हमारे देश में प्रतिवर्ष पैदा हो रहा है, जहां 1 करोड़ टन कचरा केवल महानगरों से पैदा हो रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। और अगर मैं आकलन करने जाऊं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में पल्ला झाड़ लेने की बीमारी विकसित हो चुकी है, या कह सकते हैं पैदा हो रही है, क्योंकि हमारी नजर में स्वच्छता का दायरा केवल घर और घर की 4 दीवारों तक सीमित है। और यही कारण है कि हम घर का गंदा पानी, कचरा या पालतू कुत्ते की गंदगी भी सड़क, नाले, गली या पार्क में फेंक दिया करते हैं, और ये समझ नहीं पाते कि ये जवाबदेही हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है। इस विश्वास के साथ हम उस गंदगी को फैला दिया करते हैं कि अगली सुबह प्रशासन द्वारा नियुक्त कर्मचारी आकर उसे उठा लेगा। और यही लापरवाही, पल्ला झाड़ लेने की बीमारी ने, मुझे लगता है कि भिलाई में जितनी डेंगू से मौतें हुई हैं शायद इसी वजह से थी, और हम केवल प्रशासन को कोसते और उन्हें लापरवाह कहते नजर आए। मुझे लगता है कि आज हम अनपढ़ हो चुके हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ हो चुके हैं, जहां पर हमें पता है कि यहां थूकना मना है, यहां पेशाब करना मना है, यहां पर कूड़ा फेंकना मना है, पर फिर हमने एक भारतीयता की परिभाषा को बदल दी है और बड़े गर्व से कहने लगते हैं कि आखिर बदलेंगे भी तो कैसे, हम भारतीय जो ठहरे। बड़ी ही अजीब मानसिकता पैदा हो गई है। तो मुझे लगता है कि भौतिक स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता पर भी विचार करना आवश्यक होगा। और आज भारत में स्वच्छता एक जन अभियान तो बन चुका है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे मन अभियान बनाना होगा, जहां आपका, मेरा, हम सब भारतीय का मन स्वच्छता के प्रति समर्पित होगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। शक्ति शब्द का अस्तित्व शायद तब से है जब से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, और इस शब्द के महत्व को डार्विन ने अपनी थ्योरी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बहुत अच्छे से समझाया है। आज हम सुपर पावर शब्द का यूज देशों के संदर्भ में करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई देश सुपर पावर है तो इसका क्या मतलब होता है? कौन सा देश सुपर पावर होता है? आमतौर पर इसे 3 बिंदुओं पर मापा जाता है। पहला, अर्थव्यवस्था। आज हम विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन एक सवाल है, क्या आज भी हमारे देश के हर नागरिक के पास आर्थिक सुरक्षा है? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके लिए कारण आबादी को माना जाता है। हमारे लिए जरूरत है कि हम अपनी आबादी को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के तौर पर इस्तेमाल करें। ऐसे सेक्टर्स को बढ़ावा दें जहां मैन पावर की जरूरत है, जैसे सर्विस सेक्टर, टूरिज्म। हम अपने युवाओं में स्किल बढ़ाएं, और स्किल बढ़ाने का जो तरीका है वो सिर्फ युवाओं से शुरुआत ना करें बल्कि प्राइमरी एजुकेशन से शुरुआत करें। मैं खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो रटते हैं, पढ़ते नहीं हैं, किसी चीज को समझते नहीं हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हम थियोरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको दें, और इसके लिए मेरे पास एक तरीका है कि टीचर्स को भी रेगुलर लेवल पर उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाया जाए। दूसरा पॉइंट है डिफेंस। आज इसके दिशा और तरीके दोनों में परिवर्तन की जरूरत है।
दिशा से मेरा मतलब है कि आने वाले समय में अगर कभी युद्ध होता है तो टैंक्स और मिसाइल से ज्यादा साइबर और स्पेस वॉर होने की संभावना है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम इन दो सेक्टर्स में भी ध्यान दें और भारत ने इसे बहुत ध्यान भी दिया है और इसके लिए अलग से जॉइंट कमांड भी स्थापित की है। और तरीके से मेरा मतलब है कि हम ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। हमें जरूरत है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपने देश में ही बढ़ावा दें। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज जहां चीन और अमेरिका जैसे देश कभी सैंक्शंस लगाकर या डेट वॉर में फंसाकर अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वही भारत अन्य देशों के विकास में सहायता करके अपने संबंध स्थापित कर रहा है। भारत की सॉफ्ट पावर हमेशा से उसकी ताकत रही है। यही कारण है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमें बहुत से देश समर्थन देते हैं। लेकिन क्या केवल इन तीनों बिंदुओं पर ही कोई देश सुपर पावर बन जाता है? एक देश का नागरिक होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी खुशहाल हो, आत्मविश्वास से भरी हो, और इसके लिए जरूरी है कि हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए। अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी कि आज सवाल ये नहीं कि हम सुपर पावर बन सकते या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हम किस तरह की सुपर पावर बनना चाहते हैं। क्योंकि एक देश सही मायने में सुपर पावर तब बनता है जब केवल उसके कद या ताकत की ही नहीं, बल्कि उसके देश के नागरिकों की जीवन स्तर की भी मिसालें दी जाए। धन्यवाद। देखिए, सत्ता तो आते रहेंगे और सत्ता जाते रहेंगे, लेकिन देश को आगे बढ़ते रहना चाहिए। सत्ता आते रहेंगे और सत्ता जाते रहेंगे, लेकिन देश को आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की जहां तक बात होती है तो वो दोनों को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने एक साथ होने के हमारे सामने बहुत से बेनिफिट आते हैं। ये और सुशासन के लिए राष्ट्रवाद, लोक कल्याणकारी भावना का होना अति आवश्यक है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और लोक कल्याणकारी भावना अर्थात सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी को समान अवसर प्राप्त करना, और सुशासन अर्थात श्रेष्ठ शासन, इन सब में तो मतलब राष्ट्रवाद और संगठन का भावना का होना अति आवश्यक है। क्योंकि जहां संगठन होती है वहीं एक सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार से हमारे देश में भी निर्वाचन की भावना संगठन होनी चाहिए। और जहां तक देखा जाए सन 1961 से लेकर सन 1951 से लेकर 1967 तक के चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ होते आए हैं। उसी प्रकार से धीरे धीरे राज्य सरकार के गठबंधन टूटते गए, उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले उनकी सत्ता गिरती गई, जिससे लोकसभा और राज्यसभा चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन अगर दोनों चुनाव को एक साथ करते हैं तो इसके लिए हमारे सामने सरकार के साथ साथ देश की बजट और बचत दोनों में बचत होगी, समय की भी बचत होगी, और हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। क्योंकि कहा जाता है जहां एक धागे को तोड़ो, एक धागे को तोड़ते हो बहुत आसानी से टूट जाता है, लेकिन धागे के बंडल को जब हम तोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो उसे नहीं तोड़ पाते। क्यों? क्योंकि उसमें एकजुटता होती है, उसमें संगठन होती है, और जब संगठित हो जाए तो उससे देश एकजुटता आगे बढ़ेगी और उनमें सुदृढ़ता आएगी, और इससे हमारे सामने बहुत सारी बेनिफिट आएगी। पहला बेनिफिट तो यह होगा चुनावी खर्च और अन्य संसाधनों की बचत होगी। चुनावी खर्च के अंतर्गत देखा जाए तो अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे 4000 करोड़ रुपए का बचत होता है। और साथ में अन्य संसाधनों जैसे सैनिक कार्यों को हम बार बार चुनावी माहौल में तैनात करते हैं तो उसे एक बार तैनात करने में अच्छा से प्रबंधन हो पाएगा। प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक के क्षेत्र में देखा जाए तो बार बार आचार संहिता लगने से प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत कितने सारे कार्य हैं जो अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। आचार संहिता लगने से इसका सीधा प्रभाव विकास पर पड़ता है और शिक्षा पर पड़ता है, जिससे प्रशासनिक कर्मचारियों को भी अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से देखा जाए मतदान, जो मतदाता होते हैं वो रोजगार या अन्य कारणों से जहां से उनका वोटर आईडी कार्ड बना है वो वहां पर अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाते हैं बार बार चुनाव होने की वजह से। लेकिन अगर चुनाव एक बार हो तो अपने मत का सही प्रयोग करेंगे, इससे मतदाता दर में भी वृद्धि होगी, और मतदाता दर में वृद्धि होने से सुशासन के लिए बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, और हमारे मतदाता में वृद्धि होने से वो आगे बढ़ेंगे। इससे हमारा देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ बढ़ेगा, क्योंकि इससे आर्थिक बचत होगी, और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बढ़ेगा, समय की बचत के साथ साथ वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देश की युवा शक्ति में एक यूनिटी बनानी होगी। देश की युवा शक्ति अगर यूनिटी हो जाए, संगठन हो जाए तो आगे बढ़ेगी, देश शक्तिशाली बनेगा, विकास की ओर आगे बढ़ेगा, सुदृढ़ होगा, और आगे बढ़ते बढ़ते वह एक विकास की ओर पहल करेगा। और सुशासन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सुशासन में संगठन होना चाहिए। जिस प्रकार एक परिवार में परिवार का मुखिया संगठन बनाकर चलता है तो वह परिवार का विकास बहुत अच्छा से होता है। उसी प्रकार से एक निर्वाचन, एक शासन के लिए भारत को संगठन होगा, यूनिटी बनानी होगी, आपस में संगठन करना होगा, हम युवाओं को इसके पहल करनी होगी। धन्यवाद। इतना करनी अगले प्रतिभागी है, हमारा भारत महाशक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल से ही हमारा देश विश्व गुरु रहा है, और दुनिया के हुएन जैसे जिज्ञासु व्यक्ति भारत में ही आकर के अपने खोज में सफल हुए हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय हो या नालंदा का विश्वविद्यालय के माध्यम से चाणक्य के नीति को आज संपूर्ण विश्व में एक सफल जीवन जीने के लिए आधार माना गया है।
इसी कड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी नए ऊर्जा संयंत्र को स्थापित कराए हैं, जो विश्व स्तर पर विकसित देश अमेरिका और जापान जैसे देश नहीं कर पाए, उसको हमारे देश करने में सफल हुआ है। इसी कड़ी में साथियों मैं बताना चाहूंगा, हमारा देश आज सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है। किसी भी देश के लिए उन्नति के लिए यह आवश्यक होता है कि उस देश का मेंस पावर, और हमारा देश 65% युवाओं की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी प्रकार किसी भी देश के उन्नति के लिए माइंड पावर होना आवश्यक होता है, और आज दुनिया के विकसित देशों में हर 10 वैज्ञानिक, हर प्रसिद्ध 10 डॉक्टर में से प्रति एक भारतीय नागरिक है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वे लोग भारत में उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण करके विदेशों में जाकर के पदस्थ हैं। अगर आज वो हमारे भारत में होते तो हमारा देश कहीं और महाशक्तिशाली बन चुका होता। साथियों, आप सबों को अवगत कराना चाहूंगा, हमारा भारत देश विश्व शांति का पोषक रहा है। समय समय पर विश्व शांति के लिए विश्व स्तर पर अमानवीय कृत्य जैसे आतंकवाद, इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासंघ का सभा हो या T20 का सम्मेलन हो, इसमें प्रस्ताव रखा है, और जिससे सारी दुनिया आज हमारे देश को एक महाशक्ति के रूप में सम्मान दिए हैं। इसी तरह हमारे देश में चिकित्सा के क्षेत्र में भी अग्रणी हुआ है, और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे देश आज अंग्रेजी सिस्टम के साथ साथ आयुर्वेदिक विधि से भी बेहतर इलाज को खोजा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज विदेशों से भी हमारे देश में लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे देश में मनी पावर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हमारा देश आज मनी पावर के मामले में दुनिया का 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। साथियों, अपने देश के लिए मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे देश के विश्व के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने हमारे देश को सक्षम सामरिक क्षमताओं वाले देश की सूची में समकक्ष आगे ला करके खड़ा कर दिया है। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार के सामरिक सुरक्षा यंत्रों का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि विश्व स्तर पर एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसरता है। मैं अपने देश के लिए 1-2 शब्द कहना चाहूंगा। पूरी दुनिया भारत के भाल पर विजय तिलक लगाएगी, पूरी दुनिया भारत के भाल पर विजय तिलक लगाएगी। दूर नहीं वो दिन की भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगी, विश्व गुरु कहलाएगी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदया, निर्णायक गण एवं समस्त सांसद गण, आप सबों को मेरा नमन। मेरा नाम जयकृष्ण साहू, और मैं भारत एक महाशक्तिशाली सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर इस विषय पर बोलना चाहूंगा। अंत में नमन करता हूं उस परम सत्ता को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप में श्रोता बनकर सुन रहा है। सामरिक दृष्टि से अगर बात करें आर्मी की, तो भारत के पास तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्मी है, जिसमें 14,27,258 एक्टिव मिलिट्री पर्सन है एवं 11,55,000 रिजर्व मिलिट्री पर्सन है। विश्व की 7वीं सबसे बड़ी वायु सेना है भारत के पास। अगर बात करें परमाणु शक्ति की, तो भारत ने सर्वप्रथम परमाणु प्रक्षेपण सन 1974 में किया था। पश्चात 1958 में लगातार 5 परमाणु प्रक्षेपण किए राजस्थान के पोखरण में। आज हमारे भारत के पास न जाने कितने ही परमाणु शक्ति है, लेकिन इसका उजागर कोई नहीं करना चाहता। उजागर है तो सिर्फ इतना कि भारत के पास आज अग्नि 5, ब्रह्मोस, तेजस, अपाचे, एंटी-40 जैसे परमाणु हथियार है, जो भारत को एक शक्तिशाली और सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए काफी है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न एवं अपार संभावनाओं वाला देश है हमारा भारत। इस विषय पर हमें गर्व होना चाहिए। महोदया, इस बात पर आपका आकर्षण चाहूंगा कि पूरे 9,70,000 का निवेश और नोटबंदी के बावजूद 7% का जीडीपी, इससे ऊपर की संभावनाएं भारत को देखने को मिल रही है। तो कितना शक्तिशाली और सशक्त देश है हमारा भारत। यहां की जनशक्ति, मैन पावर, पॉपुलेशन को हम देखें, समस्त सांसद गणों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस विषय पर
कि यहाँ की मैन पावर्स को देखें तो 1.25 लाख 125 करोड़ इससे फर्क नहीं पड़ता। 125 करोड़ माइंड है भारत के पास, इससे फर्क पड़ता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम भारतवासी हैं, फर्क इससे पड़ता है कि हम भारत में रहते हैं और भारत के लिए क्या कर सकते हैं। इस तत्वाधान पर 2 शब्द कहना चाहूंगा कि मैं भारतवर्ष का बेटा हूं, हरगिज डर नहीं सकता। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता। जो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे चाह कर भी नहीं सकता। इतनी सारी खूबियां, स्वर्णिम भविष्य से भरपूर समाज होने के बावजूद न जाने कुछ लोगों का दम घुटता है इस देश में। अमेरिका के पास वो है, ब्रिटेन के पास वो है, अरे सब है भारत के पास, सब है हमारे हिंदुस्तान के पास। साहब, पूरे 200 साल तक गुलामी की जंजीर में बंधे रहने के बावजूद जो देश 72 से 73 सालों में विश्व का 4था सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अग्रसर हो रहा है, तो ये हम सब हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए, हर्ष का विषय होना चाहिए। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, शक्ति की इस भक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये